अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। DGISPR की जानिब से आज एक बड़ी तवील तरीन कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशत गर्दी और इसके ख़ात्मे में हायल जो अवामिल हैं उसका उन्होंने बरमला जिक्र भी किया और उन्होंने 5 पॉइंट्स बताए कि जिसकी वजह से दहशत गर्दी है। साथ में उन्होंने ऑप्शंस भी दिए हैं, कई सवालात भी उनसे किए गए। काफ़ी लंबी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनका ये कहना था कि बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में सोची समझी मंसूबे के तहत दहशत गर्दों को जगह दी गई है। दहशत गर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर फिर पूरा इलाबरेट किया और बताया कि किस तरह से गवर्नेंस के फुकदान ने, करप्शन ने, बैड गवर्नेंस ने और सियासी पुष्टपनाही ने, सहूलतकारी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को न सिर्फ पनाह दी है बल्कि ऑपरेशन के हवाले से जिस किस्म का बयानिया बनाया जाता है उसके ख़िलाफ़, उससे भी, और अफ़गान महाजरीन का जो बाहर भेजने का वापस फ़ैसला था उनके अपने वतन में, उसके हवाले से भी जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया या जो मनफी बयानिया अपनाया गया उससे किस हद तक नुकसान पहुंचता है। साथ में उन्होंने उस नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने बग़ैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए जमात का नाम लिए बहुत सारी बातें कह डाली और जिससे लुबे लबाब यही बनता है कि वहाँ पर जिस किस्म की अभी तक गवर्नेंस का इशू है या सूबाई हुकूमत ने जो डेवलपमेंट नहीं की है जो उनके मुताबिक, उसकी वजह से दहशत गर्दी भी पनप रही है। और फिर आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑपरेशन बंद करने को भी कहा गया। कई बार ये भी कहा गया कि अफ़गान महाजरीन को जो वापस भेजने का सिलसिला है वो भी रुकना चाहिए है, जबकि वफाक की ये पॉलिसी है। बहरहाल आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि दहशत गर्दी के ख़ात्मे में अगर कोई चीज़ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि सबसे उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के जो वाक़या, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए वो खैबर पख्तूनख्वा में ही हैं। उन्होंने पंजाब और सिंध का भी जिक्र किया कि वहाँ पर गुड गवर्नेंस की वजह से देखें कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि दहशत गर्द नहीं है, जबकि ऐसा नहीं कि दहशत गर्द नहीं चाहते होंगे कि वो दीगर सूबों में भी जाएँ और अपने बयानिए को आगे लेकर जाएँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। जिस ऑप्शंस के मैंने जिक्र किया, हवाला दिया, वो भी उन्होंने ऑप्शंस पेश किए हैं कि वो लोग जो कि सहूलतकारी करते हैं या तो वो अब इस सहूलतकारी को बंद कर दें, वरना जिन ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं उन सहूलतकारों के लिए जो किसी न किसी वजूहात की बिना पर दहशत गर्दों का साथ दे रहे हैं। अगर मैं कोट अनकोट कहना चाहूँ तो ख़ुद खारजी जो हैं उनको रियासत के हवाले कर दें, एक ऑप्शन उन्होंने ये दिया है। दूसरा ऑप्शन उनके मुताबिक ये है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो रियासत की कार्रवाइयाँ हैं उसका खुलकर साथ दिया जाए। यानी ये जो एक गैप है बिटवीन मैं कहूँगी जो हमारा नैरेटिव है दहशत गर्दी के हवाले से, उसको तल्ख करें और अगर ये दोनों काम नहीं कर सकते तो फिर रियासत के भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये कहा गया था कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ वो वक्त आ गया है कि जो एक्शन लेना है, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी, वो अपनानी होगी। बहरहाल दहशत गर्दी के ख़ात्मे में हायल सर फहरिस्त क्या वो बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बनाया हुआ है? आज इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुफस्सिल मैं कहूँगी, जिसमें बड़ी बातें हुई, सवाल जवाब भी हुए, लेकिन क्या आप और वफाकी हुकूमत, आपसे मुराद वफाकी हुकूमत भी ये समझती है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी बढ़ रही है और कम नहीं हो रही या ख़ात्मा मुमकिन नहीं हो पा रहा, उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सियासी बयानिया है या फिर जो उन्होंने डब किया एज सियासी गठजोड़, मुजरिमाना गठजोड़ दहशत गर्दों के साथ जिन्हें बसाया गया? जी, एक बड़ी वजह तो है, क्योंकि बार बार आपके नाजरीन को याद कराना जरूरी है कि ये 13वां साल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत चल रही जी। तो लिहाजा जो भी इश्यूज थे, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से हैं, चाहे वो हुकूमत की रेट कायम करने के हवाले से हैं, उनको भी बुनियादी जिम्मेदारी इसकी उठानी होगी, जो भी अवामिल हैं। और अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं जिसकी तरफ DGISPR ने इशारा भी किया
कि वो बार बार कहते हैं कि जी देखें बॉर्डर पे तो जो है वो वफाक की या रियासत की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन साथ ही जो उन्होंने इशारा किया इसकी तरफ कि जो पूरा एक मुजरिमाना या मुजरिम जराइम का नेटवर्क है, जिसको वहाँ की हुकूमत जो है वो किसी भी तरह रोकने में या उसकी कार्रवाई को हाथ डालने में नाकाम हुई है। मैं फिर कहूंगा ये कोई 13 दिन की बात नहीं है, 13 साल हो गए। सर तो नाकाम अलग इश्यूज वर्ड है, नाकाम नहीं, उन्होंने कहा गठजोड़ है। सो दैट इज लाइक अ चार्ज शीट अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, एक सूबाई हुकूमत के खिलाफ ये चार्ज शीट है। जी उन्होंने एक जरूर एक अपनी असेसमेंट दी है, और जरूरत इसी बात की है कि इस पर सोचा जाए कि क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो वजीर आला, अब तो खैर वो नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो ये कहते थे कि हम तो, उन्होंने वाजे कहा अली अमीन गंडापुर ने कि हम तो दहशतगर्दों से लड़ने के काबिल नहीं है, हमें उनसे मसालियत करनी है। और उनके बानी चेयरमैन ने भी कहा कि जी अफगानिस्तान से रुजू किया जाए, इसका भी आज जिक्र हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इशू यही है कि जो हुकूमत वहां ऑन द ग्राउंड है, जिसके जो के दावेदार है कि हम एक नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत है, वो अगर लड़ने से इनकार कर दे पाकिस्तान की जंग, तो इश्यूज तो बनेंगे। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ इसमें कुछ थोड़ी सी पेचीदगी रहेगी हमेशा, क्योंकि एक तवील अरसा है 2001 से लेकर, बल्कि कुछ लोग तो कहेंगे 1989 से लेकर, जब से सोवियत यूनियन ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन पिछले 13 साल में, जबकि हमने जो बीच में एक जंग भी लड़ी 2014 के बाद ज़र्ब अज़ब की, और फिर रद्दुल फ़साद के नाम से, ठीक है, उस वक्त भी और उसके बाद भी जो इशू बना है वो 2021 में जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स खोले गए। और जो मैं पेचीदगी की बात ये कर रहा हूँ कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की भी उसमें बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन उनके साथ जाहिर है उस वक्त की जो रियासती जो अमायदीन थे, उनकी भी तो बहरहाल हमें जिम्मेदारी उनको शामिल करनी पड़ेगी उस पॉलिसी में, जिसके तहत 2021 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हजारों लोगों को वापस लाकर पाकिस्तान में बसाया गया। और उस दिन से यानी अब 4 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में हर साल दहशतगर्दी जो अब बढ़ रही है। और इस साल तो आपको मालूम है कि बहुत ही ये खूनी साल रहा है पाकिस्तानियों की शहादतों के हवाले से, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतों के हवाले से। और एक जो अहम चीज है वो ये है, मैं फिर कहूंगा कि ये जो दहशतगर्दी केपी में हो रही है जी, इसके पास अब कोई पर्दा नहीं है कि ये कोई अमेरिका के खिलाफ जहाद है, ये कोई दीनी जिद्दोजहद है। ये तो अब प्योर दहशतगर्द है जो पाकिस्तान पर हमलावर हैं अपने मकासद के लिए। अच्छा देखिए, लेकिन एक चीज में थोड़ी सी मैं आपसे वजाहत चाहूंगी। आपने कहा कि न सिर्फ उस वक्त की हुकूमत यानी उस वक्त इमरान खान थे, बल्कि वो अमायदीन भी कसूरवार हैं जिन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी इन दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया। लेकिन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने वैसे बड़ी गौर से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा एक शख्स जिम्मेदार है। और दूसरी बात, अगर 2021 की ये बात है तो 22 के अंदर आप नहीं समझते कि अमायदीन के साथ साथ उस वक्त जनरल बाजवा, उसके बाद जनरल फैज़ हमीद, ये भी तो उस वक्त थे। उनकी मर्जी के बगैर क्या कोई प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट ऑल्सो, कोई फैसला ले सकता है? फिर 2022 में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, पार्लियामानी कमेटी बनती है ऑन नेशनल सिक्योरिटी, जो कि यूनानिमसली अग्री करती है यानी पीडीएम की हुकूमत कि टीटीपी से बात जारी रखी जाएगी और पार्लियामेंट जो है वो ओवरसाइट करेगी। तो आप सब लोग शामिल हैं इसके अंदर कि पहले बुला लिया गया, फिर बातचीत जो है उसको आगे किया गया, फिर चले फिर वो फैसला किया गया होगा कि नहीं करनी। आई थिंक जब कमांड चेंज हुई है उसके बाद ये फैसला हुआ है कि नहीं, दहशतगर्दी से निमटने के लिए ये टीटीपी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेट्स टेक एक्शन। जी बस इसमें ये दुरुस्ती करूंगा कि वो जो पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग्स हुई थी वो भी 2021 के इसी मौसम खज़ा में गालिबन 1 नवंबर में हुई थी और 2 माह बाद हुई थी। तो अभी हुकूमत जो है वो पीटीआई की थी, लेकिन इससे कतई नजर, और इसमें भी ये भी एक इम्प्रेशन दिया गया उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि जी पार्लियामेंट ने यूनानिमसली एग्री कर ली है। हालांकि यूनानिमस एग्रीमेंट नहीं था, हमें बताया गया कि मीटिंग्स हो रही हैं और उसके जरिए
बातचीत के जरिए मामला हल की तरफ जा रहा है। लेकिन उस वक्त तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ठीक उसके कोई एक साल बाद, अगर आपके नाजरीन को याद हो, तो जनवरी 2023 में एक बहुत भयानक पेशावर पुलिस लाइन पर हमला हुआ था। जी बिल्कुल। जिसने फिर सबकी आंखें खोली और ये समझ आया कि ये मामला जो है हल नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो है वो इसमें पेचीदगी रहेगी कि ये कोई सिंगल पर्सन डिसीजन नहीं था। लेकिन बहरहाल उसकी बहुत बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो उस वक्त की हुकूमत, उसके वजीर आजम बानी चेयरमैन पर जाती है। ठीक है, मैं भी बस एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी। इनफैक्ट वो हमने अपने स्क्रीन पर प्ले भी किया था, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब की जुलाई 2022 की ये ट्वीट है, और ये आप देख भी सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली अग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP बैंड आउटफिट, उन्होंने लिखा है। एंड सारे लोग जिन्होंने अटेंड की इस मीटिंग का पूरा हवाला दिया गया सर, ये उन्होंने 7 जुलाई 2022 को ये ट्वीट की। तो ये उस वक्त बातचीत चल रही थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी ना, PDM की गवर्नमेंट थी। जी, तो हम इस पर जरूर एक प्रोग्राम अलहदा कर सकते हैं कि किसकी कितनी जिम्मेदारी थी और किसको कितना मालूम था। लेकिन मेरे ख्याल में और मेरी सोच में भी आपके नाजरीन और ओवरऑल जो हमें चैलेंज दरपेश है, नाजरीन की बेहतर गाइडेंस इसी पर होगी कि हमें आगे कैसे जाना है। और आगे जाने के लिए जरूरी है कि हमारे जहन साफ हो कि हमें किस चैलेंज का सामना है, कहाँ हमें अपनी दुरुस्तगी करनी है, कहाँ हमें सियासी अमल करना है और कहाँ हमें काइनेटिक अमल करना है। तो सर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर मैं लुबे लुबाब या पूरा क्रक्स देखिए आप, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसमें गवर्नेंस का फुकदान है, करप्शन का जिक्र है, सियासी हिमायत और सहूलतकारी हासिल है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को कैपेसिटी बिल्डिंग CTD की नहीं की गई है, ये तमाम चीज़ें आर ऑल गोइंग अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी वहाँ पर हुकूमत है। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि विफाक जिसमें वजीर आज़म ने अज़्म इस्तेहकाम करके ऑपरेशन, जो कि ऑलरेडी उन्होंने कहा था कि कंटिन्यूड ऑपरेशन का नाम है, हम इसको ये कह रहे हैं, और उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस भी कही है, तो क्या कुछ तरीके इंसाफ के खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? जी, तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक्शन कोई नहीं है, कोई नया एक्शन उनके खिलाफ क्या होना है। और ये कोई उनके खिलाफ बात नहीं है, ये हकाइक हैं जो आज जो DGISPR ने बयान की है। असल इशू ये है कि वहाँ जो खास तौर पे वो इजला हैं जो अफगान बॉर्डर के साथ मिलते हैं, उनमें आज नहीं काफी अरसे से सूबाई हुकूमत की कोई रिट नहीं है। और सूबाई हुकूमत ने इस रिट ना होने से, जो आई थिंक ज्यादा उनके ऊपर एक चार्जशीट है, उन्होंने उस पर सबर शुक्र कर लिया है कि हमने ना इनसे लड़ना है, हमने इनसे कॉम्प्रोमाइज करना है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी जाहिर एविडेंस कोई अदालत में तो पेश नहीं होगी, लेकिन बार बार ये दूसरी सियासी जमातें जो हैं उनकी तरफ से बताया जाता है कि जी बहुत बड़े बड़े जो इस हुकूमत के जो लीडरशिप रोल में लोग हैं वो भत्ता देते हैं तालिबान को अपने मामलात को सीधा रखने के लिए। और अब जबकि एक अज़म का इजहार है, तो बेहतर तो यही है कि जो भी अब नए वजीर आला बनेंगे खैबर पख्तूनख्वा में, बजाय ये कि उनको ये टास्क दिया जाए, जैसे लग रहा है उन्होंने वफाक से लड़ाई करनी है और वफाक पर चढ़ाई करनी है, कि वो मिलकर अपने सूबे में अपनी रिट जो है कायम करने की तरफ तवज्जो दें। और जो फोकस है वो ये है कि जो मेरे 4.5 करोड़ के करीब मेरे भाई और बहनें खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, उनकी जिंदगियों को बेहतर करने पर खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल जो हैं वो खर्च हो, ना ये कि KP के सारे वसाइल जो हैं वो वफाक पर हमला करने के लिए इस्तेमाल। खुर्रम दस्तगीर साहब, यहाँ पर पहले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब के लिए बाकायदा उन्होंने कहा उन पे केसेस भी हैं और वो दहशत गर्दों की सहूलत कारी करते हैं। सो अभी मैं, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और जैसे अभी आपने कहा कि चंद ऐसे सियासी लोग ज़रूर हैं कि जो भत्ता भी देते हैं, जो सुनने में आया है, या हकायक हैं, अगर ये वाकई सबूत है
सो देन दिस माउंट्स टू सहूलतकारी। आप दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं तो फिर तो एक्शन बनता है, और विफाक को तो फिर इसे बहुत संजीदा लेना चाहिए। नहीं, विफाक संजीदा ले रहा है, लेकिन तरजीह क्या है? तरजीह चंद सियासतदानों पर एक्शन नहीं है। तरजीह ये है कि वहां जो हमारे साबिका कबायली इलाकों में जो भाई और बहनें रहते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और तहफ़्फ़ुज़ के बाद फिर उनकी जिंदगियां बेहतर करने के लिए वहां डेवलपमेंट की जाए। हाँ। उसके बाद वक्त होगा कि अगर ये जो सहूलतकार हैं उनका अभी से जो है वो ज़ाहिर है उनके ऊपर निगरानी भी होगी, और अगर कोई केसेस हैं वो भी बन सकते हैं। लेकिन फोकस इस बात पर है कि हम किस तरह उन इलाकों की रिट जो है वो सरकार के लिए दोबारा हासिल करें, ताकि वहां हाकिमियत भी हो सके और डेवलपमेंट भी हो सके। फर्स्ट प्रायोरिटी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है, कोई इस तरह का एक्शन नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर। ओके तो इसका मतलब पाकिस्तान तहरीके आज सिर्फ जो मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो DGISPR चाहते थे कि हकायक सामने आए कि क्यों दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो पा रहा। आप समझते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब कि जिस बयानिए का उन्होंने भी इशारा किया, और यकीनन इमरान खान साहब की जानिब से कई बार आया है, उनकी जमात भी देती है और वो हमेशा बातचीत में कहते हैं कि मुज़ाकरात ही इसका एक असल जो है वो तरीक़ाकार है टू रिजॉल्व इशूज़, और ऑपरेशन से कुछ नहीं होता। उनका ये कोट अनकोट बयानिया रहा है, अभी भी है। तो मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि हाउ मच डज दैट प्ले अ रोल कि आप इस जंग को जीत नहीं पा रहे, और अगर ये है और उनका बयानिया कामयाब हुआ है खुर्रम दस्तगीर साहब, तो पार्टी तो अभी भी उन्हीं की है, हुकूमत भी उन्हीं की रहेगी, उसको कैसे तब्दील करेंगे? देखिए, इसको ये बयानिया क्या करता है और ये भी समझना बेहद जरूरी है। मैं आपके नाजरीन से सदाई कर सकता हूं कि जब हुकूमत जो है वो उसकी तरफ से वाज़े सिग्नल आता है कि हमने इन लोगों से बुज़दिलाना मुसालियत करनी है और इनके खिलाफ जंग नहीं करनी, तो फिर वो सब लोग जो कानून की अमलदारी जिनकी जिम्मेदारी है वो सब के सब नरम पड़ते हैं। और उसका हमने जो है वो नतीजा देख लिया है कि अब अगर इससे ज्यादा भयानक नतीजा क्या हो सकता है। और ये सियासत से कता नजर है कि हमें एक एक दिन में अगर दर्जन दर्जन शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान के फौजी अफसर और जवान, तो अब क्या उनका खून जो है वो हम सियासत की भेंट चढ़ा दें कि नहीं जी, वो चूंकि उन्होंने ये कहा है और उनकी पार्टी जो है वो 13 साल से वहां हुकूमत में है, तो लिहाजा अब उनका एहतराम करते हुए हम हर 2 दिन बाद जो है वो अपने 1 दर्जन फौजियों को इनकी भेंट चढ़ा दें। ये नहीं हो सकता। और यही बात है कि ये खास लेवल से ज्यादा मामला आगे बढ़ा है, तो ये तमाम गुफ्तगू करने की जरूरत पेश आई है कि ये जो दहशतगर्दी है जिसके ऑफ कोर्स कुछ डांडे अफगानिस्तान से मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे उसके जो असल लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इन्हीं इलाकों में मौजूद हैं। और वो बहुत सारे जो जिन सहूलतकारों की तरफ इशारा किया गया, वो सहूलतकार भी इसीलिए काबिल है कि उनको मालूम है कि जो सूबाई हुकूमत है इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेने वाली। तो जब सूबाई हुकूमत उनको प्रोटेक्ट नहीं करती दहशतगर्दों के खिलाफ, मतलब अगर आप किसी एक इलाके में रहते हैं और आपको सूबाई हुकूमत जो है वो नजर आता है कि वो दहशतगर्दों के साथ तो बातचीत करते हैं और मुसालियत करते हैं, तो फिर आप किससे मुसालियत करेंगे? फिर आप दहशतगर्दों से मुसालियत करेंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो लिहाजा ये वो एक बहुत ही मैं कहूँगा जहरीला साइकिल है जो हमारे सरहदी इलाकों में चल रहा है, इसको डिसाइसिवली कट करने की जरूरत है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरी ये तवक्को है कि बजाय एक तो ठीक है कि बयानिए की हद तक और गुफ्तगू की हद तक बहुत उसकी जरूरत थी, लेकिन असल में तो ये सिग्नल भेजना है कि अब बुज़दिलाना मुसालियत नहीं होगी और दहशतगर्दी के खिलाफ हम यकसुई से इन लोगों को यहां से इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे अपनी सरजमीन से। यानी क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राइट? नहीं, देखिए, ये मैं फिर कहूंगा ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, ये उन 4.5 करोड़ खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले पाकिस्तानियों का सवाल है, उनकी जिंदगियों का सवाल है, उनके कारोबार का सवाल है और उनके तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। एक वहां एक सियासी हुकूमत मौजूद है, वो सियासी हुकूमत हमारी तवक्को है कि अब वक्त के सब वक्त आ गया है कि वो भी
पूरी तरह इस पर ऑन बोर्ड हो और जो नरमी और लचक और बुज़दिलाना मुसालहत उन्होंने दिखाई है वो अब खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे दिफाई तज्जिया निगार। वेलकम बैक। इन फोकस है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी तफसील से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वजूहात भी बताई गई हैं कि क्यों दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं हो पा रहा। पहले इन जस्ट फ्यू वर्ड्स मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से व्हाट्स योर टेक अवे? द बेस्ट टेक अवे वाज दैट आई थिंक मैसेज ये था कि इनफ इज इनफ, और जो एक गलत मुगालता था कुछ लोगों में, तो उनके लिए ये क्लियर मैसेज है कि या तो आप उनके सहूलतकार बने दहशतगर्दों के, या आप जो रियासत है उसका सामना करें, क्योंकि ये अभी हाफ वे हाउस वाला जो मामला है ये नहीं चलेगा। दूसरा जो सबसे अहम बात ये थी कि एक सहूलतकारी उनकी की गई है सियासी सतह, और जो एक पूरा एक ताना बाना बना होता है काउंटर टेररिज्म का, जिसमें आपने पुलिस होती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, क्राइम कंट्रोल एजेंसीज होती हैं, सीटीडी होता है, उसके बाद बॉर्डर कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, और आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी इसके साथ चलाना होता है। ये जब चीजें जल करती हैं तो आप काइनेटिक जो ऑपरेशंस हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जब दहशतगर्दों को आप पकड़ते हैं और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक हो, उसमें उनकी कन्विक्शंस ना हो, तो फिर वो एक सही ला हासिल हो जाता है। और ये फ्रस्ट्रेशन वाज टेलिंग, बिकॉज अब जब गवर्नेंस के इर्द गिर्द सारी चीजें रिवॉल्व करती हैं, और गवर्नेंस का मतलब ये है कि जो सारी चीजें मैंने गिनवाई हैं, एक तो ये चीजें हैं, दूसरा ये है कि आपने पब्लिक गुड्स को लोगों में डिलीवर करना है, उनके साथ कनेक्ट होना है, और उसके बाद आपने जो इस्तादेकार है अपनी काउंटर टेररिज्म अपरेटस की, उसको बढ़ाना है, बिकॉज आपको स्टेट तो पैसे दे रही है। अब वो अरबों का जो फंड है वो किधर जा रहा है, उसने what do you have on ground to show for that? अगर आपकी पुलिस के पास उसकी चौकियां खस्ता हालत में हैं, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स, उनके जो असलाह है, उनकी ट्रेनिंग है वो ठीक नहीं है, तो which means के those billions that Federation is giving to KP काउंटर टेररिज्म के लिए, तो वो कहाँ जा रहा है? वो कहीं साइफन ऑफ होके करप्शन के नजर तो नहीं हो रहा। तो वो उस तरफ तवज्जो थी दिलाई डीजी ISPR ने, क्योंकि जब तक ये आप मल्टी प्रोंग काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के तहत नहीं चलेंगे तो ये हम इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं होंगे। सही। और देखिए ये बातें जो आप कह रहे हैं ये इंतहाई ज़रूरी होती हैं कि वो एक जो काउंटर टेररिज्म का पूरा स्पेक्ट्रम है उस पे सब मिल करके ऑन बोर्ड होते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ ब्रिगेडियर साहब कि तवज्जो ज़रूर दिलाई डीजी ISPR ने, बट जो आला सतह की अब तक जितनी भी एपेक्स कमिटीज़ की मीटिंग्स होती हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ ये सब रोपन होते हैं, जिसमें गाहे बगाहे इन ऑपरेशंस का भी जिक्र होता होगा, लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र होता होगा, तो उसमें ये सारी बातें होती होंगी कि जी गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, आपके 3200 क्यों हैं अभी तक, इसको सही करें, बॉर्डर्स के करीब या शहरों में जहाँ सहूलतकारी हो रही है उसको आपने ऐसे कंट्रोल करना है, या यू नो दिस हैज़ टू बी डन। सडनली कमिंग आउट विद द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे मुझे समझ में नहीं आया कि क्या पिछले चले इस 8 फरवरी के बाद का जिक्र कर लेते हैं, यानी तकरीबन 1.5 साल के अंदर, इसका मतलब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से दहशतगर्दी बढ़ी और उन्होंने बाकायदा सहूलतकारी भी की उनको बसाने के लिए भी, और यू नो टू लेट देम कंटिन्यू विद व्हाट दे वर कंटिन्यूइंग। मेरा ख्याल है सुनी जरूर है मगर उस पर अमल नहीं किया, और यही फ्रस्ट्रेशन है जो कि इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे है। क्योंकि देखिए जब एक फेडरेशन, उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आर्म फोर्सेस, वो पूरी तनदही के साथ इस पे मुतहर्रिक हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, आप देखिए कितनी हैवी कैजुअल्टीज हुई हैं, इतनी ये ज्यादा हमारे लॉसेस हुए हैं 2025 में कि ये एविडेंट है। बच्चे जो यंग हैं वो शहादतें दे रहे हैं, मगर जी ऑफिसर्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप कल परसों भी देख लें, आज भी कुछ एक इंसिडेंट की इतला है, तो अब भी जब हम बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा होगा, तो ये जान हथेली पे रख के उस अफरीद के साथ नबर्द आजमा हैं, वहां तक तो वो सक्सेस अचीव कर रहे हैं,
मगर जब उसको फॉलो थ्रू नहीं होता तो वो फिर सारे गेन्स जो है यूजलेस हो जाते हैं। अब आप देखिए कि अगर एक सूबाई हुकूमत ये इशारा भी देती है कि हम ऑपरेशंस नहीं करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आता है एक डायरेक्टिव, आर्म फोर्सेस की तरफ से आता है कि नाउ वी आर गोइंग फॉर इफेक्टिव ऑपरेशंस, और उसको उसकी नफी हो जाती है कि नहीं, इधर ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? फिर कभी वो इबहम क्रिएट किया जाता है जानबूझ के कि जी हम खुद बात करेंगे अफगान अबूरी हुकूमत के साथ। अब कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पूरी दुनिया में जो कि दूसरे मुल्क के साथ बात करती है? तो ये इस किस्म की चीज़ें। दूसरा ये कि इनके जो दहशतगर्दी और जुर्म के दरमियान जो एक अदगाम हुआ है ये बहुत ख़तरनाक है। उसमें हमें नहीं मालूम कि जो सियासतदान कितने उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें क्रिमिनल्स कितने इन्वॉल्व हैं, अफगान उसमें कितने हैं, सबके साथ एक पूरा बेनिफिट्स का एक इकोसिस्टम बना हुआ है क्राइम का, और सारे इससे रेंट एक्रू कर रहे हैं, फवायद उठा रहे हैं। और जब इस पे स्टेट की तरफ से कोई डायरेक्टिव जाता है या उस पर कोई क्रैकडाउन होता है तो वो सबके मुफादात पे जख्म पहुंचती है, वो सारे एका कर लेते हैं जानबूझ के। ऊपर से तो वो दे मेक ऑल द राइट नॉइजेस एंड साउंड्स, बट हकीकतन वो अंदर से मिले हुए होते हैं। तो इस वजह से ये फ्रस्ट्रेशन है, और ये इट नीड्स टू बी डन एंड नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि जी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दे हैव टू बी कंप्लीटली ऑन बोर्ड, और जब तक ये नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त का ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे शौकत यूसुफजई साहब। वेलकम बैक। इन फोकस हैं शौकत यूसुफजई साहब, साबिक सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शौकत यूसुफजई साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी जिसमें बड़े कुछ दबे अल्फाज में आपकी जमात का जिक्र है, और बल्कि क्लियर वर्ड्स में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की नाकामी इस दहशतगर्दी को रोकने में, और जो सियासी गठजोड़ का भी जिक्र किया गया वो भी आपके सामने है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल से मैं तो पहली बात है कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है क्योंकि मैं सारा दिन शादी में बिजी रहा हूँ, अभी वलीमा शुरू है। लेकिन मैं नहीं समझता कि एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ इस तरह की कोई चार्जशीट देनी चाहिए। अवाम ने मुंतखब किया है खैबर पख्तूनख्वा में PTI को, और अगर कोई PTI के खिलाफ कोई जुर्म है, कोई वो है, तो वो तो आईन कानून अदालतें मौजूद हैं और वो भुगत भी रहे हैं, बेगुनाह भी भुगत रहे हैं। तो इस तरह की बातें करना, आई थिंक पाकिस्तान पहले से बहुत मुश्किलात का शिकार है, पहले से मईशत का बुरा हाल है, अमन अमान की सूरत खराब है। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि कोई वफाकी हुकूमत या वफाक या उसके इदारे कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएं सूबे के खिलाफ, मेरे ख्याल तो ये था कि बड़ा अच्छा गेस्चर जाएगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि जी हम फलां को वजीर आला नहीं बनने देंगे, फलां को ये होगा, तो फिर अगर वो वजीर आला बन गया तो उसके बाद फिर क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो क्या ताउन करेगा। तो मेरा ये ख्याल था कि जो मुश्किलात मुझे इस वक्त नजर आ रही है पाकिस्तान में, उसका तो तकाजा ये था कि बड़े अच्छे गेस्चर दिया जाता, बड़े अच्छे अंदाज में। क्योंकि अगर तजुर्बे की बात होती है तो वो तो मरीम नवाज का भी तजुर्बा नहीं था, इतना बड़ा सुबह हवाले किया गया। आपको ये लगता है शौकत यूसुफजई साहब कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वजह थी वो नए जो नामजद वजीर आला हैं उनकी वजह से हुई है? ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब हमारे साथ थे, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये बताया जा रहा है सूबाई हुकूमत को कि ऑपरेशंस क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे, इसलिए क्योंकि जो काम सूबाई हुकूमत ने करना है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग और एक काउंटर टेररिज्म के स्पेक्ट्रम में जो उनका जुज है वो पूरा नहीं कर रहे, तो अकेले अफवाज पाकिस्तान तो लड़के जीत नहीं सकते। देखिए, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है ना, मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अवाम वोट देकर मुंतखब करती है हुकूमत, और अवाम ही पूछ सकती है। ठीक है, अगर हुकूमत नहीं परफॉर्म कर रही है तो अवाम खुद ही रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन ये जो इस तरह की चीजें लाना, मेरा ख्याल ये है कि चाहिए ये था कि वफाकी हुकूमत जो नई तब्दीली आ रही है उससे फायदा उठाती, उससे एक अच्छा हाथ बढ़ाती, उसको अप्रिशिएट करती, या जो भी था कि जी ठीक है कि यंग लीडर आ रहा है,
लेकिन पहले से रिज्यूम करना है, ये रिज्यूम करना कि ये जो है उसके खिलाफ जाएगा, इदारों के खिलाफ जाएगा, मतलब आई डोंट थिंक। सिर्फ इदारों के खिलाफ नहीं आता, तारड़ साहब ने तो यहाँ तक इल्जाम लगाया है कि वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। देखिए, अगर मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा ना कि देखिए जब कोई भी सबूत हो, अगर बंदा को इस तरह कर रहा है तो सबूत पहले ही आ जाना चाहिए था। ये मिनिस्टर कैसे बना, ये एमपीए कैसे बना, इसे सबूतें तो पहले आ जानी चाहिए थी ना। लेकिन अब इस वक्त अगर वो देखे ना, एक बंदा अगर एमपीए बन गया है तो वो वज़ीर-ए-आला क्यों ना बने, उसमें क्या रुकावट हो सकती है? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है सर। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि इस वक्त इस तरह की कन्फ्रंटेशन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई, देखिए फैसला तो पीटीआई करेगी, पीटीआई तो फैसले तो वो जो जेल में बैठा हुआ है वो करेगा जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है। बाहर से बैठे लोग तो ये नहीं कह सकते हैं कि फलां को लाना है, फलां को नहीं लाना है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि अगर सुहेल अफरीदी खराब बंदा था या वो उसका सहूलतकारी में मुलविस था तो वो एमपीए उसको नहीं बनना चाहिए था और उसको पहले से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। फिर उसके बाद वो मिनिस्टर बना, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। ये अचानक कैसे पता चल गया? एक जज के बारे में 40 साल बाद पता चलता है उसकी डिग्री जाली है। इस तरह एक बंदा जो है वो इतने रास्ते तक मिनिस्टर रहा, अभी वो वज़ीर आला बन रहा है, तो अचानक बातें शुरू हो जाती हैं कि ये। तो मेरे ख्याल ये कि हम सबको देखें, इदारे हमारे इदारे हैं, ये फौज हमारी फौज है, हमने कभी भी इदारों के खिलाफ बात नहीं की है। इस वक्त बहुत मुश्किल ऑपरेशन, मुश्किल सूरत हाल का सामना है, इसमें पूरी कौम को एक होना चाहिए और इकट्ठा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है भारत और अफगानिस्तान के हवाले से, कल इसके ऊपर तफसील से बात भी करेंगे, बट टिल देन अल्लाह हाफिज।